नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 685 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। प्रश्न नंबर 686 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 686 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि मस्तिष्क इनमें से किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है ना। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सोचने या थिंकिंग के लिए, सी ऑप्शन है दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, डी नींद का नियम रेगुलेशन ऑफ स्लीप के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देखते हैं हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क का मुख्य कार्य है कंट्रोल करना, है ना, बाकी जितना भी शरीर है उस पर नियंत्रण रखना। जैसे शरीर का संतुलन बनाना, तो संतुलन कहाँ से बनता है। देखिए, मस्तिष्क का काम है कि उसके पास कोई भी चीज़ आएगी उस पर वो विचार करेगा और जिस जगह उसका एक्शन होना है वहाँ पर उसको भेज देगा। जैसे शरीर का संतुलन बनाने की बात है तो मस्तिष्क संतुलन बनाने के लिए दिशा निर्देश भेजता है ना, इंस्ट्रक्शन भेजता है। अब कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ऐसे ना कि जो है शरीर का संतुलन या बैलेंस बिगड़ रहा है। जब हम कहीं पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, कहीं ढलान से उतर रहे हो तो शरीर अपने आप पीछे हो जाता है और समतल शरीर पर हम लोग सीधे चलते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है। तो कान के पास एक हड्डी पाई जाती है, ठीक है, वहाँ से जो है ना मस्तिष्क को पहुँचता है सिग्नल कि जो है संतुलन बिगड़ रहा है। एक आप लोगों ने गायरोस्कोप, एक लेवलर होता है, देखा होगा, इसमें एक लिक्विड भरा होता है। तो लेवलर जो होता है कुछ इसी प्रकार का इसमें लिक्विड होता है कान के पास, है ना, जो ये बताता है कि कहाँ से, अगर ये मान लीजिए ऐसा है, इसमें अगर लिक्विड ऐसा है तरल तो सीधा है, अगर ये तरल ऐसा हो गया तो मतलब शरीर आगे की तरफ झुक रहा है, और तरल जो है कुछ इस प्रकार का हो गया तो हम लोग नीचे आगे की तरफ झुके हुए हैं ना। तो तीन अवस्था हो सकती हैं। तो इस तरह से शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क मदद करता है। जैसे इसके पास सिग्नल आया कि गड़बड़ हो रही है, वैसे ये पैरों को, रीढ़ की हड्डी को, हाथों को, तीनों को और सर को भी, चारों को निर्देश दे देता है कि हमारा संतुलन बनाए रखना भाई, हम नहीं तो गिर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये आगे बढ़ जो है संचालन करता है अपना। दूसरा सोचना, तो पता है सब, ये बात तो पता ही है कि भाई मस्तिष्क जो है सोचने समझने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क। फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, तो दिल की धड़कन को नियंत्रित मस्तिष्क करता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है या हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर हमें रक्त का प्रवाह ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब सोते हैं दिल की धड़कन कुछ कम हो जाती है ना, ज़रूरत कम होती है ऑक्सीजन की। तो ये सब नियंत्रण होता अपने आप ही, कौन करेगा, मस्तिष्क, हमें नहीं सोचना पड़ता, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर नींद का नियमन, तो नींद का नियमन क्या है कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये एक स्राव छोड़ता है जो कि रात और दिन दिन हमारी आंखों से पता चलता है ना हमें कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है। तो आंखों से सिग्नल पहुंचता है मस्तिष्क को कि अब रात हो गई, तो रात में जैसे ही अंधेरा होता है हमें नींद आने लगती है, उजाले में नींद कम आती है, ठीक है, आमतौर पर। वैसा मत कहिएगा कि हमें दोपहर में नींद आ रही है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन के अलावा एक ये नींद का नियमन है ना, रात्रि और दिन के चरण में नींद, रात को नींद आना और दिन में जगना, ये भी मस्तिष्क से होता है। तो इस जैसे हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ई, ठीक है। प्रश्न नंबर 686 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 687 ये पूछ रहा है, हार्ट बीट्स आर कॉज बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट ओरिजिनेट्स इन, दिल की धड़कन एक विद्युत प्रवाह के कारण होती है जो कहाँ से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आपका दिल, मस्तिष्क, रक्त, जिगर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दिल की धड़कन है तो दिल से ही उत्पन्न होगी, सरल प्रश्न। दूसरी चीज़ और देख लेते हैं कि जो विद्युत प्रवाह है ये हमारे शरीर के दो अंगों से उत्पन्न होता है। एक तो हो गया दिल या हृदय, हार्ट, और दूसरा हो गया मस्तिष्क या ब्रेन। ये दोनों में ही विद्युत प्रवाह होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ दिल की धड़कन के बारे में पूछा तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 688 ये पूछ रहा है,
न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट्स विच हैव न्यूट्रास्यूटिकल्स कैसे उत्पादन में क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट। देखिए पहले समझ लेते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब क्या है, उसके बाद आप प्रश्न कर ले जाएंगे। न्यूट्रा का मतलब है न्यूट्रिएंट से या पोषक तत्व से, है ना। न्यूट्रा अंग्रेजी का शब्द है, तो न्यूट्रा का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व। और सूटिकल्स का मतलब होता है मेडिसिन या औषधि, ठीक है। कोई भी जैसे कीमोन्यूटिकल्स होगा, कीमोसिटिकल्स, तो उसका मतलब होगा वो रसायन जो औषधीय प्रभाव डाल रहे हैं। तो सूटिकल जो मतलब है शब्द, देखिए दो शब्द हैं ये, न्यूट्रा और सूटिकल। तो न्यूट्रा और सूटिकल, सूटिकल का मतलब होता है औषधीय प्रभाव, और उसके आगे जो भी शब्द लग जाएगा उससे कौन सा औषधीय प्रभाव हो रहा है, ठीक है, वो बन जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, न्यूट्रा और सूटिकल्स का मतलब होगा औषधि प्राप्त। ऑप्शन डी सही होगा। घबराइएगा नहीं, छोटे छोटे हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं केवल। न्यूट्रासूटिकल्स है, कहिए एल्गी सूटिकल्स आ गया, वो जो है कवक, या वो माफ़ कीजिएगा वो शैवाल जिनसे औषधीय प्रभाव हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं, हीलियोसिटिकल्स। तो हीलियोसिटिकल्स होता है सूर्य की रोशनी से, है ना। ऐसे औषधीय प्रभाव जो सूर्य की रोशनी से होते हैं। प्रश्न नंबर 688 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 689 आपके सामने पूछ रहा है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसके पाचन को प्रभावित करती है। द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ। तो देखिए हमें पता है हमारे शरीर में एक इस प्रकार का बड़ा अंग होता है, ठीक है, जिसको हम लिवर या जिगर कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कार्य करता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है एक सेक्रेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, सेक्रीशंस का नाम है बाइल, ठीक है। और पाचन तंत्र में काम आता है। बाइल का कहाँ यूज़ होता है, होता क्या है, जब खाना पेट से पच के छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है, तो वो जो लघुदी होती है या शब्द होता है उसके लिए कायम, जो कायम होता है वो पेट से निकल के छोटी आंत में पहुंचता है। और छोटी आंत में यहाँ दो सेक्रीशन आते हैं, दो स्राव आते हैं, किस किस से, एक तो आएगा पैनक्रियाज या अग्नाशय से, दूसरा आएगा लिवर या यकृत या जिगर कह लीजिए, ठीक है। अब जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय से स्राव आ रहा है, उस वो छोटी आंत में तभी कार्य करेगा जब उसकी पीएच वैल्यू जो है कितनी हो, 7 से अधिक हो, ठीक है, मतलब बेसिक हो, ठीक है। और हमें पता है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब खाने में मिला होगा तो ये जो कायम आ रहा है ये कैसा होगा, अम्लीय। और अगर कायम अम्लीय होगा तो जो अग्नाशय आपके पेनक्रियास से निकलने वाले सेक्रीशन हैं या जो स्राव हैं उनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा और खाने का पाचन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति को, पीएच को बढ़ाने के लिए बाइल निकालता है कौन, लिवर, और ये आके छोटी आंत में गिरता है और अग्नाशय अपना उसके जो सेक्रीशंस हैं या जो स्राव हैं वो कार्य करने लगते हैं, किसमें, छोटी आंत में। ये तो हमने एक भूमिका देख ली। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सबको हटा देते हैं, अब बात फिर से करते हैं। तो बाइल जो है, जो जिगर में बन रहा है, ये क्या है, देखिए जैसे एक मटका अगर आप एक नल के नीचे लगा दीजिए, उसमें से बूंद बूंद टपकता है और अंततः मटका भर जाता है। उसी प्रकार जो हमारा जिगर है या जो लिवर है वो क्या करता है, बाइल बनाता है। पर ऐसा नहीं है कि अभी ज़रूरत हुई तो टूटी खोल दी और बहना शुरू हो गया, वो बूंद बूंद करके बनाता रहता है। और हर समय हम खाना नहीं खाते, तो जब भी खाना खाते हैं तो हमें ज़्यादा बाइल की ज़रूरत होती है, जब खाना नहीं खाते तब बाइल की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाइल का जो भंडारण है, ये लिवर के पास एक छोटी सी थैली लगी रहती है जिसको कहा जाता है पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर। इसका एक ही काम होता है, वो है जो पित्त निकल रहा है, जो बाइल निकल रहा है उसका भंडारण करना, ठीक है। अब जब ज़रूरत होती है तो इससे ये सीधे अग्नाशय में पहुंच जाता है,
भरा रहता है। ये तो हो गई एक बात पित्ताशय। अब अगर इसमें पथरी आ जाए तो पाचन प्रभावित होगा, ठीक है। और किस चीज़ का पाचन प्रभावित होगा उस पर प्रश्न है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया डाइजेशन का और लिवर का, ठीक है। अब प्रश्न पर आते हैं। तो पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसके पाचन को प्रभावित करती है? तो देखिए, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किससे होगा? पाचन अग्नाशय से जो निकल रहे हैं स्टार्च होते हैं आपके मुंह में शुरू हो जाते हैं, जो लार है वो शुरू कर देती है। जो वसा है, जो फैट है, उसका पाचन होता है पित्ताशय का, जो बाइल निकल रहा है, ठीक है, उससे। पित्त की थैली का जो स्त्राव है, कुल मिला के वो जिगर का स्त्राव होता है, कहा जाता है पित्त की थैली से निकल रहा है, उसमें तो केवल भंडारण हो रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 689 विस्तार से चर्चा कर लिया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 बीपीएससी के लिए चंदमनी आईएएस एकेडमी लेके आया है क्लासेस। 3 अक्टूबर से बैच शुरू हो गए हैं और 68वीं बीपीएससी की परीक्षा प्रिलिमिनरी टेस्ट की जो 12 फरवरी को होनी संभावित है, वो 2 अक्टूबर से उसके लिए हमारे यहाँ बैच शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रोचक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर डीएनए। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं या पेशेवर हैं जो अपने सेल के डीएनए में स्थायी परिवर्तन के जोखिम को चलाने से अधिक संभावना रखते हैं, है ना। सेल का मतलब हो गया कोशिका। तो क्या वो ऐसे साइंटिस्ट हैं, है ना, वैज्ञानिक हैं, जो कार्बन 14 का जो आइसोटोप है उसका उपयोग कर रहे हैं? कुल मिला के बात हो रही है म्यूटेशन की, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सरे के जो टेक्नीशियन है, कोयले खनिक हैं, जो कोयला में खनन का कार्य करते हैं, कोयला मजदूर। ऑप्शन डी डायर और पेंटर। डायर और पेंटर वो जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रंगरेज, ठीक है। डायर और पेंटर को रंगरेज कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, डायर और पेंटर इसका तो कोई लेना देना नहीं, कोयला खनन का भी नहीं। कोयला के जो खनन करता है मजदूर, उसको होती फेफड़ों में बीमारी, ठीक है। डायर और पेंटर है उसको स्किन डिसीज हो सकती है ना, त्वचा के रोग हो सकते हैं, डीएनए से उसका नहीं होगा। अब बात आ गई ये एक्सरे जो है ये कैसी है। एक्सरे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए उसको केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल ये समझ लीजिए कि एक्सरे जो होता है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा उसके आसपास रहने से क्या होता है, म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है और कुल मिला के डीएनए जो है सेल के अंदर वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशन हो जाता है। तो ऑप्शन बी ठीक होगा, कार्बन 14 नहीं होगा, है ना। कार्बन 14 का काम कहाँ आता है? और रेडियो ये कार्बन डेटिंग में यूज़ करते हैं हम लोग उसे, है ना। किसी पुरानी जो है जीवाश्म की जब उम्र पता करनी होती है तब कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। क्यों? अंततः कार्बन 14 धीमे धीमे कार्बन 12 में बदल जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 690 देखा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 691 है, ये पूछ रहा है द बायो फर्टिलाइजर यूज एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर मिल्किंग बोवाइंस इज। अब देखिए इसमें आपको कुछ बायो फर्टिलाइजर दिए हुए हैं, जैव उर्वरक, और पूछा जा रहा है कि जो दुधारू पशु हैं उनका दूध बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो पहले तो 4 आपको बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरकों के नाम पता चल गए। पहला है एजोस्पेरिलियम, एजिटोबैक्टर है, अजोला है, राइजोबियम है, ठीक है। एजिटोबैक्टर हो गया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये, ठीक है। आइजोस्पेरिलियम भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। आइजोबैक्टर जो है किस में मिलेगा? ये मिट्टी में मिलेगा, ये वाला, है ना। और आपका राइजोबियम ये सिम्बायोटिक है ना। किसमें पाया जाता है? फलीदार पेड़ों में राइजोबियम की जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो पेड़ में एकत्रित करता है, संगठन करता है और नाइट्रेट में बदल देता है, जिस रूप में पेड़ उसको ग्रहण करते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये अजोला जो है, पहली चीज़, अजोला बैक्टीरिया नहीं है, एल्गी है, काई है एक तरह की, ठीक है। और ये जो अजोला है इसके बड़े फ़ायदे हैं।
उनको देख लेते हैं। ये पहले तो जब काई है तो पानी के स्रोत के आसपास होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही मतलब आपका ताज़े पानी में और समुद्री पानी में, जो खारा पानी, दोनों में पाई जाती है, पहली चीज़। दूसरा, ये मनुष्य भोजन में, ठीक है, इससे औषधि भी बनती है, मेडिसिन्स भी बनती है। और ये जो है जानवरों को चारे के रूप में भी दिया जाता है। कौन सा? अजोला, ठीक है। और सुनिए, अजोला का जो उपयोग है, ये आप देखिए, पानी में है, काई है, तो किस जो है फसल के साथ इसको लगाया जाएगा? ऐसी फसल के साथ जो पानी में हो रही है। और कौन सी फसल होती है? वो होती है धान की फसल, है ना, जो पैडी क्रॉप है वो पानी में होती है। तो अजोला जो है ये उसके साथ डाल दी जाती है, उससे जो है आपकी धान की जो खेती है, पैडी का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 691 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 692 आपके सामने है, 692। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है वो उनमें से किस में होती है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कछुआ, बी मगरमच्छ, सी मेढक, डी कौआ या क्रो, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए पहले तो वर्गीकरण कर लें इनका। कौआ क्या है? ये चिड़िया है, किसके भीतर आएगा? एव्स के अंदर, ठीक है। मेढक क्या है? उभयचर है, एम्फीबियन है, ठीक है। कछुआ और मगरमच्छ क्या है? रेप्टाइल हैं या सरीसृप हैं। समझ आएगी, है ना, सरीसृप। अब बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि चारों ही क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी बच्चों को पैदा नहीं करता। डायरेक्ट बच्चों को पैदा कौन करता है? बच्चों को जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी जो हैं, जितने भी केशुरुक हैं या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अब इनमें से एक प्रजाति कोई ऐसी है जो बाहर निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है। तो ऐसी प्रक्रिया दो में पाई जाती, एक मछलियों में और एक पाई जाती है कुछ उभयचरों में, ठीक है, सब में नहीं। तो मेढक उसी प्रजाति के अंदर आता है, ठीक है। मेढक में निषेचन बाहर होता है और मछलियों में भी बाहर होता है निषेचन। मादा मछली अंडे दे देती है और उसके बाद उसका निषेचन होता है। और कुछ मछलियों में अंदर भी होता है। तो साइंस जो हमारा जीव विज्ञान है ना, उसमें अगर कोई चीज़ हो कि 100% है, तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि ये चीज़ 100% है, तो मान लीजिएगा वो 100% गलत है, क्योंकि विज्ञान में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 692 का हमने देखा, सही उत्तर सी हो गया, मेढक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 693 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से किस युग्म में यूरिक अम्ल मलमूत्र में उपस्थित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन एक्सक्रीटा? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आदमी और बंदर, ऑप्शन बी युग्म है ये, है ना, अगर दोनों होंगे तभी इनको चुना जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है पक्षी और शार्क मछली, ऑप्शन सी मेढक और छिपकली, ऑप्शन डी कीट और पक्षी, इंसेक्ट या बर्ड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। तो यूरिक एसिड की बात हो रही है ना। यूरिक है, हमारा जो मनुष्य है उसमें क्या होता है अमूमन? यूरिया, ठीक है। आदमी और बंदर दोनों में यूरिया ही निकलता है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। पूर्ण नहीं तो कुछ तो है, पूर्वज बोला जाता है बंदर को इंसान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी और शार्क, तो देखिए दोनों ही बहुत अलग अलग हैं जीव। तो अगर सिंपल सा सोचा जाए तो इनमें नहीं होगा, और है भी नहीं, ठीक है। जो मेढक और छिपकली है ना, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, जो एक्सक्रीटा है, उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, फैक्ट है ये, पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। हो सकता है छिपकली की जगह किसी और छिपकली का नाम देते हैं कई। देखिए, एक पीसीएस का बड़ा अच्छा छिपकली का एक प्रजाति है जिसका नाम है गीको, है ना।
ये घी को छिपकली मिलती है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो कई बार छिपकली की जगह घी को दे देते हैं। मेढक की जगह दे देंगे बूफो। बूफो एक मेढक की प्रजाति है ना। तो आजकल सीधे सीधे ना पूछ के किसी विशेष प्रजाति को दे देंगे और इसी को बना के दे देंगे बूफो और गीको। और आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि यार ये बूफो और गीको क्या, और प्रश्न जल्दीबाजी में छोड़ देंगे, जबकि प्रश्न बहुत आसान है। तो थोड़ा बहुत प्रजाति के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता कि कैसा प्रश्न आ जाए घुमावदार, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 693 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी 67 और 68 BPSC के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जिसमें ऑप्शनल टेस्ट हम लोगों के 1 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलासफी, LSW, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए, जहाँ 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 694 आपके सामने प्रश्न पूछा, द एंथर कंटेन्स, परागकोश में क्या होता है निम्न में से। तो देखिए जल्दी से एक बार फूल का एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बायोलॉजी को डायग्राम से पढ़ने का जो मज़ा है वो अलग ही है, इसके बगैर समझ में भी नहीं आएगी, है ना। ये पत्तियाँ हो गई इसकी, इसको बोला जाएगा सेपल्स या कोरोला। ठीक है, जो फूल की पंखड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये मादा हिस्सा है, जिसको बोला जाता है क्या, पिस्टल। ठीक है, इसे लिख देते। ये जो है ये स्टेमिन है, जो इसका जो है मेल पोर्शन होता है, और इसके ऊपर यहाँ रहता है पराग। ठीक है, अब पराग कोश कह लीजिए, जो एंथर कह लीजिए, ये ऊपर होता है। ये जब उछल के यहाँ पिस्टल के ऊपर जाएगा तो ये प्रक्रिया क्या होगी, परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया। ठीक है, अब परागकोश किसके ऊपर होता है, तो क्या ये कार्पेल है, क्या ये कोरोला है, क्या ये ओव्यूल्स है, या पॉलन ग्रेन्स है, परागकण, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से देखिए समझते जाते। कार्पेल होता है हरा वाला हिस्सा जो ये नीचे रहता है फूल के। ठीक है, जो कली के बाहर हरा वाला पोर्शन होता है भारी सा, और जब कली खिलती है वो सबसे नीचे जो फूल का हिस्सा होता है वो होता है। अगर मैं हर बार एक ही फूल का उदाहरण देता हूँ, आज भी उसी का दूंगा। या तो सूरजमुखी का फूल देख लीजिए, वो सबसे अच्छा उदाहरण, उसमें हरा हरा खूब अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है कोरोला। ठीक है, या सेपल्स। जो अंडाणु हैं, जो ओव्यूल्स हैं, वो अंदर रहते हैं, है ना, मादा भाग के भीतर। और ये जो मेल पार्ट है इसमें ये वाला है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, स्टेमिन की, इसके ऊपर रहता है क्या, परागकण या पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 694 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 695 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है आज, है ना। देख लेते हैं। पहला कह रहा है पौधों को 5 समूह में विभाजित किया जाता है, तो बताइए ऐसा है क्या। ये बिल्कुल बात सही है। कैसे, 5 समूह कौन कौन से हो गए। पहला होता है थैलोफाइटा, जिसमें आते हैं क्या, आपकी काई आती है, एल्गीज आती है। ठीक है, जिनमें ना जड़ होती है, ना तना होता है, ना फूल होती है, ना पत्ता होता है, और फिर भी कहने के लिए ये पौधे हैं। ऐसा कौन है, काई, एल्गी। ठीक है, दूसरा आता है ब्रायोफाइट्स, जिसको क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तीसरा उसमें वर्गीकरण आता है टेरिडियोफाइट्स। टेरिडियोफाइट से पहले आएगा मुख्य वर्ग कौन सा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, फिर आएगा ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा ऐसे पेड़ जिनमें तना पाया जाएगा। और ठीक है, और ये जो ट्रैक्योफाइटा, इसमें 3 वर्गीकरण और होंगे। पहला होगा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, कई बार बात कर चुके हैं। तो 5 वर्गीकरण मुख्यतः होते हैं। ये तो सही, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि लाइकेन लिवरवर्ट्स के उदाहरण है, तो बताइए लाइकेन क्या है। सिम्बायोसिस प्रक्रिया है किस किस के बीच की, शैवाल और कवक की, है ना, फंगी की और एल्गी के बीच की। तो ये बात तो गलत हो गई।
सी ऑप्शन देखते हैं। द एल्गी आर वास्कुलर प्लांट्स, शैवाल संवहनी पौधे हैं। बताइए, अभी तो बात कर रहे थे थैलोफाइटा, तना ही नहीं है तो संवहन कहाँ से होगा, है ना। वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं हुए, क्यों, स्टेम जो है वो मिसिंग है, तो ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है एंजियोस्पर्म किसी भी अन्य पादप समूह की तुलना में सबसे कम विविध वाला रूप है। अब बताइए, एंजियोस्पर्म ऐसा वर्ग है जिसमें फूल खिलता है, परागण की प्रक्रिया होती है, बीज बनता है, तमाम तरह के फूल हमें देखने को मिलते हैं, तमाम तरह की साग सब्जी हम खाते हैं, फल मिलते हैं खाने को, है ना। और उसके बाद ये जो है कथन क्या कह रहा है कि समूह में कम है विविधता। बताइए, और कितनी विविधता चाहिए, तो गलत हो गया ना। सबसे ज़्यादा विविधता एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है, ठीक है। मोटा मोटा 2.5 लाख प्रजाति पाई जाती है, और ये एंजियोस्पर्म जो होता है, ये जो है, ये मुख्यतः कहाँ, स्थल पर या लैंड पे पाया जाता है। जैसा हमने देखा था कि जो शैवाल हैं या जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पानी के स्रोत के निकट, जबकि एंजियोस्पर्म तट पर नहीं, ये पाया जाएगा आपका स्थल पर या लैंड एरिया में, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 695 का हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 696 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, व्हेन अ सीड मैच्योर्स इनटू अ सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन इट इज कॉल्ड, जब एक बीज अनुकूल परिस्थिति में अंकुर में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्या ये परागण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या ये प्रजनन की है, क्या ये निषेचन या फर्टिलाइजेशन है, या डी जर्मिनेशन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगर बीज बन चुका है, सबसे पहले क्या होगा, फूल में सबसे पहले होगा परागण की प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले परागण होगा, नंबरिंग करते जाते हैं, ये पहला 1 नंबर। परागण के बाद क्या होगा, प्रजनन की प्रक्रिया होगी, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। प्रजनन की प्रक्रिया में ही फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो ये नंबर 3 हो गया। और 3 के बाद बनेगा बीज, ठीक है, चौथे नंबर पे बीज बनेगा, और बीज फिर जाके अंकुरित होता है, ठीक है। अंकुर फूटता है ना, जर्मिनेशन होता है। मूंग की दाल को भिगो के रख दीजिए रुमाल में बांध के, सुबह अंकुर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चने में रख दीजिए, खाने में बड़े स्वाद लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। और बड़े प्रोटीन में बहुत मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि खाना चाहिए अंकुरित जो दालें होती है। खैर, प्रश्न नंबर 696 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 697 में आपके सामने कुछ बीमारियां दी हुई हैं, ठीक है, और आपको इसमें से चयन करना है एक जो सुमेलित है, ठीक है, सही वाले का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जॉइंटिस या पीलिया। बताइए, पीलिया कहाँ होता है, पीलिया आंखों में होता है, नहीं, पीलिया आपका होता है किसमें, यकृत में या लिवर में, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। पीलिया में क्या होता है, जो बाइल होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है और खून में मिल जाता है, फिर आंखें पीली पड़ जाती हैं, मूत्र पीला पड़ने लगता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी क्या करें, निमोनिया। निमोनिया कहाँ होता है, निमोनिया फेफड़ों में होता है, तो सही है ना। निमोनिया की बीमारी घातक है अगर सही समय पे इलाज ना कराया जाए तो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद कहाँ होता है, आँखों में, तो ये तो गलत हो गया। मोतियाबिंद में क्या होता है, एक आँखों की जो कॉर्निया है उसमें एक झिल्ली आ जाती है सफ़ेद रंग की, तो धुंधला दिखाई देने लगता है ना। जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें मोतियाबिंद की बीमारी अधिकतर पाई जाती है एक समय के बाद, ठीक है। ऑप्शन डी मधुमेह। तो क्या डायबिटीज़ लिवर में होती है, किस वजह से होता है मधुमेह, मधुमेह तब होता है जो पैनक्रिया से निकलने वाला एक स्राव है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, जो क्या करता है, हमारे शरीर में जो शर्करा है या शुगर है खून में उसको कंट्रोल करता है ना। और जब ये इसका स्राव कम हो जाता है तो शरीर में जो शर्करा है या शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है खून में, और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, मधुमेह। तो ये भी गलत हो गया, कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 697 का। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 68वीं जो होने वाली है फरवरी में, उसके लिए लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज
जिसमें जीएस की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। इसमें 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 698 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर का पता लगाने में प्रयुक्त होने वाला रेडियो समस्थानिक है, आपको बताना है कौन सा। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एक तरह की गांठ है या सिस्ट है। कैसे बनता है? जब काफ़ी शरीर में जो कोशिकाएं हैं, है ना, वो जब गड़बड़ करने लगती हैं, एक तरह से मरने लगती हैं, तो वो संगठन हो जाती है, एक तरह का फोड़ा बना लेती हैं, जिसको ट्यूमर कहा जाता है, और ये कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है। एक प्रोसेस होता है नेक्रोसिस, जिसको कहा जाता है प्रोग्राम सेल डेथ, है ना। कोशिका धीमे धीमे भाई जब उत्पन्न हो रही है तो मरेगी भी, तो ये नेक्रोसिस की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कैंसर का कारण बनती है। ठीक है, इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। चलिए प्रश्न आ गया तो विस्तार से नेक्रोसिस की चर्चा करेंगे। हम लोग इसी पर रहते हैं प्रश्न पर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये सारे आपके रेडियो आइसोटोप हैं। सोडियम 24 हो गया, आर्सेनिक 74 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, ऑक्सीजन 18 हो गया। अभी क्यों रेडियो आइसोटोप है तो आपको पता ही होगा, अपने स्टेबल स्टेट में नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का जैसे 16 होता है ना, 18 है, थोड़े समय के बाद या ऑक्सीजन 16 में बदल जाएगी। आप लोगों ने जो है फिज़िक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। खैर बात करते तो देखिए, जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो आर्सेनिक 74 है, इसका इस्तेमाल होता है ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, और वहीं जो ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है ना, जो गांठ है ये सिस्ट है, इसका अगर ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए क्या, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होगा। पता लगाने के लिए कि घर का पता कहाँ है इसका, तो आर्सेनिक आ जाएगा। और जब उसकी रोकथाम करने की, उसको ठीक करना होगा, तो रेडियोथेरेपी से कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर में कोबाल्ट 60, ठीक है, आयोडीन 131 और बोरॉन 10, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं, कोबाल्ट का CO, आयोडीन का I और बोरॉन का B। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर में तीनों का इस्तेमाल होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अच्छी लगे तो रख लीजिए। ठीक है, और जो ब्लड फ्लो होता है, जो रक्त का संचलन होता है शरीर में, उसकी जांच के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 698 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 699 आपके सामने ये पूछ रहा है, द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्ड पर्सन आर, युवा और वृद्ध व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैसी होती है वो बताना है आपको, है ना। वृद्धों में अधिक और युवा अवस्था में निम्न। तो देखिए अमूमन देखने में क्या लगता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगी। अगर ऐसी देखें तो हमें लगता है कि बच्चों, प्रोटीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, मांसपेशियों को बनने में। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई में प्रोटीन की मात्रा अधिक लगेगी, ऐसा ही तो लगता है, तो प्रोटीन वो ज़्यादा खाएगा। और इसी सोच के कारण हम अपना जो प्रश्न है उसका उत्तर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है, विज्ञान को विज्ञान की तरह से सोचते हैं। आगे देखते हैं क्यों। वृद्धों में अधिक और युवा अवस्था में निम्न, ऑप्शन बी कह रहा है युवा में उच्च और वृद्ध में निम्न। युवा, और सी ऑप्शन है आपका युवस्था में बहुत अधिक और वृद्धों में निम्न, है ना, उल्टा है एक। और डी लगभग वही, मतलब ऑलमोस्ट सेम। तो देखिए जो वृद्धावस्था है इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है या जो ज़रूरत है या जो आवश्यकता है वो अधिक होती है, और युवा अवस्था में कम होती है। ठीक है, वृद्धावस्था के मुकाबले। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों अगर आपको पता होगा तो गलती नहीं होगी। देखिए प्रोटीन का क्या होता है, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जो है क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, किसमें, अमीनो एसिड में। पाचन होता है ना, ऐसा तो प्रोटीन उठा के हम रख नहीं लेंगे। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में प्रोटीन टूटता है। कौन तोड़ता है, पेप्टाइड हार्मोन। कौन देता है, पेनक्रियाज, छोटे जो छोटी आंत है उसमें आके।
ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये अमीनो एसिड का जो अमीनो अम्ल है, ये छोटी आंत में इनका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन हो जाता है कम। और मान लीजिए, अब इसको इस तरह से एक चीज़ और समझते हैं, कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो मान लीजिए पहले क्या था, बचपन में 10 हम प्रोटीन खा रहे थे, 8 इस्तेमाल हो जा रहा था, मतलब अवशोषित हो रहा था। जब व्यक्ति वृद्ध हो गया तो वो 10 खा रहा है, इस्तेमाल में मान लीजिए 4 ही आ रहा है। क्या हो गया, अब इसको 8 की ज़रूरत है, 4 मिल रहा है, तो क्या होगा, इसको लगभग 20 खाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 से इसको 8 मिल जाएगा। तो ये 8 और 8 तो बराबर हो गए, पर ये लगभग मात्रा दुगनी हो गई। समझ पा रहे हैं वृद्ध व्यक्ति में क्यों ज़रूरत है। इस 8 को पूरा करने के लिए ज़्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत में देख लीजिए, डीआई में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिशत निकाल लीजिएगा इसका। चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। अब थोड़ी सी हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो युवावस्था होती है, यहाँ पर प्रतिदिन कितनी जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो लगभग 0.8 ग्राम प्रति केजी। जो भोजन हम कर रहे हैं 0.8 ग्राम प्रति केजी, किसमें, युवावस्था में। ठीक है, वृद्धावस्था में लगभग इसकी 3 गुना। तो हमने तो आपको भी जो एग्जाम्पल दिया था उसमें कम ही दिया था। ठीक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे तो याद रखें, हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना पूछे। ठीक है, पर ये याद रखिएगा जो उसका उत्तर है और क्यों है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत में अवशोषण कम हो जाता है प्रोटीन का, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 699 हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 700 आपका कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन जिसके द्वारा उत्पन्न होती है वो कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस बाय। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उससे पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण में देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, है ना। ये बात तो पता है। अब इतनी बात पता होने से क्या हमारा प्रश्न बनेगा, तो देख लेते हैं। नीचे आपको 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ही पादप जगत के हैं। धान के खेत हो गए, पर्णपाती वृक्ष हो गए, आपका शैवाल हो गया या घास हो गई। आप तो फंस गए, चारों हो गए, इससे काम नहीं बनेगा, हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ना, और सोचना चाहिए। तो देखिए, जो शैवाल होते हैं ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में भी ये पाए जाते हैं। घास जो है वो अमूमन सतह पर होती है ना, लैंड पर पाई जाएगी। पेड़ भी और धान के खेत भी। ठीक है, ये तीनों ही कहाँ पर, पृथ्वी के तरफ या लैंड पर पाए जाएंगे, है ना, सी को छोड़ के, ए बी और डी। और जो शैवाल है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर पानी होगा या वाटर होगा, चाहे सादा पानी हो चाहे खारा पानी हो। और हमारी पृथ्वी पर पानी की बहुलता है, उसी से अगर इतना भी आपको पता है तो सही उत्तर होगा शैवाल। तो जाहिर सी बात है शैवाल ज़्यादा होगा, शैवाल ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा देंगे। ठीक है, और सर्वप्रथम जो पौधे उपजे थे पृथ्वी के निर्माण के बाद वो शैवाल ही थे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 700 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 701, ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके नंबर खाने के लिए तैयार रहते हैं एग्जाम में, है ना, गलती करने के लिए। प्रश्न नंबर 701 ये पूछा, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश जरूरी है, प्रकाश सूर्य से मिलता है, और हम लोग सट से आके इसका ऑप्शन डी लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एक बार सोचेंगे भी नहीं, और वहीं इसमें गलती हो जाएगी। क्यों ऐसा है, इस पर चर्चा कर। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रकाश जो है वो केवल सूर्य से आ रहा है। मैंने अभी, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस बारे में चर्चा की थी कि विज्ञान में केवल 100% कोई चीज़ नहीं होती। तो ऑप्शन ए अगर कह रहा है कि केवल रात या केवल दिन, तो ये ऑप्शन स्वतः ही गलत हो गए।
केवल इसलिए कि उसके आगे केवल लिखा हुआ है। अपवाद हर जगह मौजूद होता है। अब बी और सी पे चर्चा कर लेते हैं। बी कह रहा है दिन में होगा या रात को होगा। ऑप्शन सी कह रहा है दिन और रात। तो देखिए, दिन और रात का मतलब ये है कि एक पेड़, अगर कोई एक पेड़ है किसी एक प्रजाति का, तो दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स वैरायटी है ना, प्रजाति का पेड़ है या पौधा है, और एक वाई वैरायटी का है। एक्स वैरायटी वाला वो दिन में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और वाई वाला रात्रि में कर रहा है। ठीक है, तो दिन या रात होगा, दिन और रात नहीं होगी। एक साथ दोनों नहीं हो सकते, या तो दिन होगा या तो रात होगी। तो ऑप्शन बी तो सही हो गया। अब समझते हैं ऐसा कहाँ होता है और क्यों होता है। ठीक है, क्यों जानना बड़ा ज़रूरी। देखिए, सामान्यतः क्या या मुख्यतः अगर कहा जाए तो लगभग 99% जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है, और ज़्यादा ही कह लीजिए 99.5 मान लीजिए, चलिए ठीक है। परंतु कुछ ऐसी शैवाल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, है ना, मेरीन एल्गी कुछ हैं जो क्या करते हैं, जब पूर्ण चंद्रमा की रात्रि होती है, जब चंद्रमा की जो रोशनी हो काफ़ी चमकदार होता है, उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेते हैं मौके आते ही। ठीक है, इसलिए रात वाला ऑप्शन गलत नहीं कर सकते। अगर सब माने तो 99.9% दिन में और 0.01 जो है वो रात्रि में। एक मोटा मोटा बना रहे हैं, इसको याद मत करिएगा कि जो इतना सर ने बताया था, ऐसा नहीं है। मुख्यतः है कितना परसेंटेज है आप कहेंगे तो हम कल आपको ढूंढ के बता देंगे। ठीक है, बहरहाल दिन और रात दोनों में होता है। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 के लिए लेके आया है मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशोलॉजी के लिए। क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। क्लास में नोट्स और आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 702 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, जब किसी पेड़ की छाल को उसके आधार के पास चारों ओर से गोलाकार तरीके से हटा दिया जाता है तो वह पेड़ धीमे धीमे सूख जाता है। उसका कारण आपको बताना है। ठीक है, when a bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base slowly dries up due to कारण, जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती। बताइए, जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन क्या तने से मिलती है? नहीं ना, उसके लिए क्या होते हैं, जड़ को मिट्टी से मिलती है। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। पता है ना, जड़ श्वसन जो है मिट्टी से होती है, ऑक्सीजन का तने से कोई लेना देना नहीं। और छाल जो होती है वो किस पर होती है, तने पर। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए। आपको कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी पता होता है फिर भी प्रश्न बन जाता है ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पेड़ मिट्टी के रोगाणुओं से संक्रमित होता है। क्या हो सकता है ऐसा, देखते हैं। सी, जड़ें ऊर्जा से वंचित हैं, है ना, जो जड़ें हैं वो ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि मिट्टी से पानी हवाई भागों में नहीं चढ़ पाता। बताइए। तो देखिए, जब छाल छील दी जा धीमे धीमे छाल उतार दी जाती है तो क्या होता है, हमें पता है कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ के लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, और खाना क्या देता है, ऊर्जा। तो जब छाल उतार दी जाती है तो पेड़ में जो शर्करा है, जो ग्लूकोज है या जो स्टार्च बना हुआ है, वो जड़ों को भी चाहिए ना, भोजन तो सबको चाहिए। तो उसका जो है मूवमेंट नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और जो छाल होती है वो क्या है, मृत टिश्यू है, फ्लोएम पाए जाते हैं इसमें। और ऐसा ना होने की स्थिति में पेड़ धीमे धीमे सूख जाता है। तो सही उत्तर होगा, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 702 को हमने देखा। आगे बढ़ा जाए।
प्रश्न नंबर 703 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिरक्षण का संबंध अधिकतर किससे है? द इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू, ऑप्शन आपके दिए हुए मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। एक एक करके पकड़ लेते हैं। एरिथ्रोसाइट क्या हो गया? लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या हो गया? मेनली डब्ल्यूबीसी या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स में या प्लाज्मा में? प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। प्लाज्मा का जो थ्रोम्बोसाइट से क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में थक्का जमाने में मदद करता है। और जो डब्ल्यूबीसी है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ये क्या करती है? प्रतिरक्षण, ये इम्यूनिटी में मदद करती हैं। बाहर से जो भी जीवाणु या कोई जर्म्स आ जाते हैं तो उनको मार देती है, ठीक है। किसके माध्यम से? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, ठीक है। प्रश्न नंबर 703 का सीधा सीधा उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आज की श्रृंखला का मेरा फेवरेट क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न नंबर 704 कि जीवों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा डूबने से मृत्यु के निदान में महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिग्निफिकेंट इन डायग्नाइजिंग द डेथ बाय ड्राउनिंग, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, साइनोबैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी ईस्ट या खमीर, ऑप्शन डी डाई एटम, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति की डूबने से मृत्यु होती है तो क्या होगा? डूबने पर पानी जो है वो उसके नाक से होते हुए उसके फेफड़ों में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक शैवाल होता है या एल्गी होती है जिसका नाम है डाई एटम, ठीक है। और ये जो शैवाल है ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, हरा होता है। और ये हर जो है पानी का जो स्रोत होता है, तालाब हो गया, नदी हो गई, जो रुका हुआ पानी हो गया, या खारा पानी भी हुआ, तो उसमें ये अमूमन उगाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक ही जगह होता है, ये विश्व भर में पाया जाता है, पहली चीज़। अब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो छोटे छोटे होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, शैवाल हैं, तो क्या हुआ? तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो पानी के साथ ये नाक के सारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और वहाँ अपनी तादाद धीमे धीमे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इनकी तादाद से ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस व्यक्ति को मरे हुए या डूबे हुए कितना समय व्यतीत हो चुका है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के फेफड़ों में डायटम पाए गए तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु डूबने से हुई, ठीक है। प्रश्न नंबर 704 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बाकी जो ऑप्शन है इनका कोई लेना देना नहीं है प्रश्न से, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं ना, तो उस बारे में चर्चा करना बेकार है, इसका कोई प्रश्न से लेना देना नहीं है। जो था चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 705 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पानी का भंडारण आंत में करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर्स वाटर इन इंटेस्टाइन? तो क्या ये ऊँट है, क्या ये जेब्रा है, क्या ये पेंगोलिन है, क्या ये जिराफ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, मोर देन अबव? तो देखिए जिराफ हो गया, जो जेब्रा हो गया, देखिए इसमें आपको एक नाम आपने शायद ना सुना हो, जो इसका नाम है पेंगोलिन। या पेंगोलिन क्या है? पेंगोलिन अफ्रीका में पाया जाता है, एक ऐसा जीव है जो जिसके ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं, है ना, जैसे मछलियों के ऊपर पाए जाते हैं। ये एक तरह का क्या है? स्तनधारी है, और ये मुख्यतः चींटियाँ खाता है। इसको कहते हैं स्पाइनी एंटीटर। इसका मुख्य भोजी चींटियाँ हैं। इसका शिकार भी किया जाता है, गलत है, मार के खा जाते हैं लोगों से, वहाँ के आदिवासी लोग, ठीक है। अफ्रीका में मिलता है। जिराफ भी अफ्रीका में, ज़ेब्रा भी। तो ये तीन तो नहीं है। ऊँट है, अपने पानी का भंडारण अपनी आंत में कर लेता है, इसीलिए इसे डेजर्ट का जहाज कहा जाता है ना, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, डेजर्ट ऑफ शिप ऑफ डेजर्ट ऊँट को, ठीक है। प्रश्न नंबर 705 का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 68वीं के लिए लेके आया क्लास और टेस्ट सीरीज, जिसमें GS की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800
225508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 705 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोग फिर मिलते हैं, प्रश्न नंबर 706 से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। संघर्ष जारी रहेगा, लगे रहिए।